बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। लास्ट चैप्टर बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। नेम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। बेटा इस चैप्टर में एक तो हम न्यूक्लियस को मेनली स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी मैं आता हूँ इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। दूसरा, हम कुछ ऐसे पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे मे भी जिनके नाम आपने पहले कभी सुने भी ना हो, ठीक है। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये एक ऐसी फिज़िक्स है जो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को और इन्हांस करती है कि आप चीज़ों के बारे में और सीखें और जानें, ठीक है। तो ये एक तरह की यूँ समझे कि ब्रेन टीजिंग एक्टिविटी होने जा रही है आपकी, कि आपको इतने सारे नंबर ऑफ़ पार्टिकल इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे कि आपने अब से पहले 9th-10th में इतने सारे पार्टिकल्स के नाम सुने भी नहीं होंगे, ठीक। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। हम इसको जो है बड़ा ही इजी वे में लेकर चलेंगे, चीज़ों को लिंक करके चलेंगे, लेक्चर को तवज्जो से सुनना है। चैप्टर का करते हैं स्टार्ट। बेटा अगर हम बात करें दुनिया में एटम की, तो एटम इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर क्या था? आपने बेसिक साइंसेस में पढ़ा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर का जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो एटम है। अब एटम के बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, जिसमें प्लम पुडिंग मॉडल आप पढ़ते हैं, बादामों वाली खीर जे थॉमसन का, जिसमें ये कहा जाता था कि जैसे सीड्स होते हैं ना आपके पास वाटरमेलन में, उस तरह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मिल के रहते हैं किस में जी? एटम में, ठीक है। उससे पहले जॉन डाल्टन का था, फिर उसके बाद फर्दर इम्प्रूवमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जे थॉमसन ने की। उसके बाद जो है रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड ने कहा कि जी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी जो है वो क्या करते रहते हैं? रेडिएट। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाते हैं। उसका भी मॉडल पुराना हो गया। फिर नील बोहर आए, ठीक है जी। नील बोहर ने बोहर एटॉमिक मॉडल दिया, जो कि एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल था, सेमी क्लासिकल मॉडल था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के गिर्द जो है डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट में रेडिएट करते हैं और रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इनका जो एनर्जी डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का, वो बराबर होता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेट्स। ये फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कोई लोअर एनर्जी स्टेट है, या आपके पास कोई हायर एनर्जी स्टेट है, ठीक है जी। तो इन दो के दरमियान जो डिफरेंस होगा ना, वो जो है आपके पास एनर्जी डिफरेंस होगा किसका? जो फोटॉन इमिट होगा जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इतनी ही जो है एनर्जी इन्हें चाहिए होगी अगर हम इन्हें नॉक आउट करवाना चाहते हैं, ठीक है, या हम इन्हें जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आपने केमिस्ट्री में पढ़ी, कुछ ना कुछ आपने फिज़िक्स में पढ़ी, लेकिन हमारा जो मेन जिक्र है वो एटम पर नहीं है। इसलिए मैं एरविन श्रोडिंगर का जो क्लाउड मॉडल है एटम का, उसकी तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। वो एक अलग जगह है, एक अलग फील्ड है। तो हम जो है जस्ट एक नॉर्मल जो है एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। देखें एटम क्या होता है जी। एटम का जो सेंट्रल डेंस पार्ट होता है वो आपके पास न्यूक्लियस होता है, जिसमें दो तरह के लोग रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। रदरफोर्ड ने जब अल्फा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, तो सेंट्रल डेंस जो एटम का हिस्सा था वो न्यूक्लियस था, ठीक है। तो न्यूक्लियस में मैंने कहा कि प्रोटॉन है, ये रेड कलर के आपको प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के हैं बेटा, ये क्या है? न्यूट्रॉन, सही। और इसके न्यूक्लियस के बाहर अगर आप सराउंडिंग में देखें, जो ऑर्बिट्स हैं ब्लैक कलर के, इसमें जो आपके जो है जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है जो नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, या आउटसाइड द न्यूक्लियस इन एन एटम, सही। तो ये आप समझ लें कि बोहर एटॉमिक मॉडल है। अब जो एटम है ना बेटा, एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम कहते हैं 10⁻⁻10 मीटर, या आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एटम से छोटा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। कितना न्यूक्लियस का साइज होता है जी? 10⁻12 सेंटीमीटर या 10⁻14 मीटर। अब मज़े की बात, हम अब तक ये जानते थे कि जो आपके पास सबसे छोटे पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है।
बट बच्चों ऐसा नहीं है, इनसे भी छोटे पार्टिकल्स हैं। और बात जा पहुंची क्वार्क्स तक, और हम भी ज़रा क्वार्क्स तक चलते हैं और देखते हैं कि क्वार्क्स क्या होते हैं। तो देखें, न्यूक्लियस जो है हमें पता है कि ये न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। अब चलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरफ। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो साइज़ है बेटा वो होता है 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, चीज़ें छोटी से छोटी होती जा रही हैं। मज़े की बात, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का साइज़ था वो होता है जी 10⁻⁻18 मीटर से छोटा या 10⁻⁻16 सेंटीमीटर से छोटा। और अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। 3 तरह के क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। कौन से क्वार्क्स होते हैं वो जब क्वार्क्स का टॉपिक आएगा तो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वार्क्स जो हैं वो फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल हैं, बुनियादी, जो कि किसको बना रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बना रहा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या बन रहा है बेटा, एटम। तो इस वक्त मौजूदा जो आपके पास सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्वार्क है। ठीक है, 6 काइंड ऑफ क्वार्क्स आपके बुक में डिस्कस की गई हैं। ठीक है जी, और उन्हें हम डिस्कस भी करेंगे जब क्वार्क्स का टॉपिक आएगा। इसी तरह इनके एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब मजे की बात, एटम है ना, हाइड्रोजन एटम, तो उसका एंटी हाइड्रोजन एटम है। अब आप कहेंगे सर ये कैसी फिजिक्स शुरू हो गई है, तो घबराना नहीं है। ये सारी जो है ना, जस्ट अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमने इस चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़नी है। तो क्वार्क्स जो है बेटा ये 10⁻⁻18 मीटर से भी छोटे होते हैं। सही। दूसरी चीज़, ये जो हमारे पास कोई भी केमिकल एलिमेंट है उसका जो सिंबल हम लिखते हैं ना न्यूक्लियर फिजिक्स में, वो हम लिखते हैं बेटा एक्स। ठीक है जी, यहाँ पर वो आता है एलिमेंट ए और नीचे लिखते हैं जेड। ए जो है ना ये हमारे पास होता है मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है। जी आपके पास होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम चार्ज नंबर कहते हैं बेटा। सही। अब देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास कार्बन का एटम है। ठीक है जी। अब जो कार्बन का आपके पास केमिकल सिंबल है वो सी है। सी स्टैंड फॉर कार्बन। ठीक है। अब आपने जो है उसका मास नंबर लिखना है। तो कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 है। इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं बेटा, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। ठीक है। जो आपके पास स्टेबल एटम होता है ना वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 प्रोटॉन थे तो 6 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। लेकिन ऐसे एटम जो अनस्टेबल होते हैं वो स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिससे अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन इमिट होती हैं। वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये देखें कि जो मास नंबर है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो कितना है, 12। इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है बेटा, 6 न्यूट्रॉन है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और एटम एज अ होल न्यूट्रल है, तो 6 प्रोटॉन के लिए 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। ठीक है, ताकि ये एज अ होल न्यूट्रल रहे। तो ये तो था एक्स। एक्स की जगह क्या आ गया जी, केमिकल सिंबल फॉर एलिमेंट सी, कार्बन का। मास नंबर कितना आ गया, ए की जगह 12। अब है चार्ज नंबर, कितने प्रोटॉन थे, 6। तो हम ऐसे लिखते हैं किसी भी केमिकल सिंबल फॉर एलिमेंट को। सही है। अब जैसे हाइड्रोजन का जो आपके पास आइसोटोप है, फर्स्ट आइसोटोप प्रोटियम जिसे हम कहते हैं H11, उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसको हम H11 लिखते हैं। सही। तो ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन की गई हैं। वी बिलीव डैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं कि हम जानते हैं भी हैं और इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि एटम जो है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। द एंटी पार्टिकल ऑफ दीज 3 पार्टिकल आर आल्सो नोन। कहते हैं कि ये जो पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ठीक है, जिसे डायराक ने प्रेडिक्ट किया था, फिर एंडरसन ने उसकी डिस्कवरी दे दी। ठीक है। तो अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है, देखें, इलेक्ट्रॉन का जितना मास है ना उतना ही मास है पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का आइडेंटिकल मास है, बट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पे बेटा चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है। तो लिखा है द पॉजिट्रॉन अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। देखें ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। बच्चे कहेंगे सर हमने तो कभी ऐसे नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज ही होता था, अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। तो ये आपके लिए एक नई चीज़ आ गई भी, पॉजिट्रॉन आप नोट कर लेंगे। ठीक है। कुछ बच्चे हो सकता है इसको जानते हैं, उन्होंने पहले भी इसके बारे में पढ़ा।
द न्यूट्रिनो, अब न्यूट्रिनो जो है ये नॉर्मली इमिट होता है जब हम जो है ना बीटा डिके को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड द फोटोन आर आल्सो नॉन, फोटोन क्या है जी, लाइट जो है वो बंडल्स की फॉर्म में आ रही है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया फोटॉन्स की शक्ल में, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 1960, 1960 से पहले पहले इन चीज़ों की तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। लेकिन 1960 के बाद मैनी न्यू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स सिमिलर टू न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। कहता है कि 1960 के बाद कुछ नए पार्टिकल डिस्कवर किए गए। कौन से पार्टिकल्स? दीज वर कॉल्ड मेजॉन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेजॉन्स। मेजॉन्स क्या है भाई? हुज मैस वर मोस्टली लेस देन न्यूक्लियन मैस बट मोर देन द इलेक्ट्रॉन मैस। ऐसे पार्टिकल जिनका मैस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो कम हो बट उनका मैस इलेक्ट्रॉन से क्या हो जी? ज़्यादा हो। आफ्टरवर्ड्स अदर मेजॉन्स वर आल्सो फाउंड, कहता है कुछ अरसे बाद कुछ और मेजॉन्स भी दरियाफ्त हुए, पाए गए, तलाश किए गए। डैट हैव मैस ग्रेटर देन द न्यूक्लियंस, ऐसे मेजॉन्स जिनका मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों से ज़्यादा था। देखें ना, न्यूक्लियंस का वर्ड आ रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी ज़्यादा मैस। फिजिक्स स्टार्टेड टू लुक फॉर मोर फंडामेंटल पार्टिकल, फिर जो फिजिक्स थे ना, रिसर्चर थे, वो एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा भाई अगर ये पार्टिकल्स हैं तो इनके अलावा और भी पार्टिकल्स हैं, उनकी तलाश जारी हो गई, ठीक है, कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं। विच मस्ट हैव इवन स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच वाज लेटर कन्फर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है जी। तो कहता है कि बाद में जब एक्सपेरिमेंटल्स वेरिफिकेशन मिलना शुरू हुई तो और भी मज़ीद पार्टिकल्स के बारे में पता चला जो इससे भी छोटे थे या इससे भी कम मैस रखते थे। दीज वर नेम्ड एज क्वार्क्स, उन्हें क्या कहते हैं? क्वार्क्स। तो क्वार्क्स का मैंने आपको बताया है कि अगर हम एटम से कंपैरिजन करें तो एटम है 10⁻⁻10 मीटर और क्वार्क है 10⁻⁻18 मीटर, ठीक है। तो 10⁸ का डिफरेंस बनता है एटम और क्वार्क्स के दरमियान। तो एटम से 10⁸ टाइम्स छोटा है क्वार्क, सही है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कितना छोटा है एटम से। तो एटम इतना छोटा है हम उसे अपनी आँख से नहीं देख सकते, तो क्वार्क कितना छोटा है, ठीक है। वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, अब वो एटम नहीं है, वो क्वार्क्स है, सही है। तो हमने इसको डिस्कस करना है। अब चलते हैं जो आज का हमारा मेन लेक्चर है। मेन लेक्चर है बेटा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ही आज हमने पढ़ना है, ठीक है, और इसी को ही आज हम जो है जानेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो जस्ट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे आप। वीडियो को थोड़ा लेंथ इसलिए कर रहा हूँ कि हमने न्यू चैप्टर का स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्टरी बेस्ड लेक्चर था, तो मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या चाहते हैं, सही। तो मेन टॉपिक है जी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियस। द एटॉमिक न्यूक्लियस कंप्राइजेस टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है जी। न्यूक्लियस जो है उसके दो रिहायशी हैं, ठीक है। अगर न्यूक्लियस एक घर है तो उसमें दो तरह की फैमिलीज रहती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ द सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन कॉल्ड प्रोटियम। कहता है कि जो आपके पास हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप है H11 प्रोटियम, जिसमें एक ही प्रोटॉन रहता है, ऐसा घर जिसमें एक ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना रहते हैं उसे प्रोटियम कहते हैं, ठीक है। पेपर में MCQ आ जाता है, मार्क कर लें। द प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, अब जो प्रोटॉन है बेटा उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो प्रोटॉन का भी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बट मैसेस डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन का मैस था 9.1 × 10⁻31 kg, रेस्ट मैस इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जो प्रोटॉन का मैस है बेटा वो आपके पास होता है, एंड इट्स मैस ये आगे लिखा हुआ है, मैस ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg, मार्क कर लें। न्यूमेरिकल के लिए, MCQs के लिए ज़ुबानी याद होना चाहिए। द न्यूट्रॉन हुज एग्जिस्टेंस वाज पॉइंटेड आउट इन 1932, ठीक है जी। 1932 में बेटा जो है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी दी थी, ठीक है। ये पेपर में MCQ आ जाता है। इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज इट नेम सजेस्ट एंड इट हैज़ द मैस नियरली द सेम एज दैट ऑफ द प्रोटॉन। तो भाई न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे आपका प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, बट हम बीटा डिके में पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, ठीक है। साथ जो है इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसे बीटा पार्टिकल कहते हैं, प्लस एक और पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो,
ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो को न्यू बार से लिखते हैं। खैर इसी लेक्चर के एंड में मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी लास्ट लाइन में बात डिस्कस की गई है। सही, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, लेकिन जो न्यूट्रॉन का मास है वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी हम AMU में भी डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सही, नाउ वी कैन से दैट द न्यूक्लियस हैज़ द टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं जी न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड प्रोटॉन while द सेकंड वन आर न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट बेटा आपके पास है अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोटॉन। कहता है जो आपके पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ना, उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है प्रोटियम में, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाउएवर द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल अदर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। कहता है प्रोटियम के अलावा, H11 के अलावा जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनमें न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी, ठीक है। द डिफरेंट न्यूक्लियाई आर कॉल्ड न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। तो जो डिफरेंट न्यूक्लियाई है ना, उन्हें हम न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। सही, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये बात मैंने शुरू में बता दी थी, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर कहते हैं प्रोटॉन की जो तादाद है ना, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जैसा कि हमने अभी कार्बन C612 में देखा था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 थे, तो उसका एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर 6 था। सही, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, Z से लिखते हैं जी। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। तो इसे बेटा हम A से लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, या इसे हम सिंपली मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो मास नंबर को A से लिखते हैं, A इज इक्वल टू N प्लस Z, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल है, Z को इधर ले जाएं तो A माइनस जेड इज इक्वल टू N, तो N इज इक्वल टू A माइनस जेड। तो मास नंबर में से अगर बेटा हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा N। सही, अब इसी की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द गिवन न्यूक्लियाई द सिंबल X is commonly used as XAZ where X is the chemical symbol for the element। अब ये बात भी मैंने आपको शुरू में बताई कि केमिकल सिंबल फॉर एन एलिमेंट X होता है, जिसमें A हमारे पास बेटा मास नंबर है और जो Z है वो हमारे पास चार्ज नंबर है, ठीक है। टू इंडिकेट द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल इंस्टेड ऑफ किलोग्राम, कहता है। अब देखिए ना, ये पहले ही सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये बहुत छोटे हैं। kg जो है ना वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है मास की, तो इनके लिए हम एक स्पेशल यूनिट यूज़ करते हैं, यूनिफाइड मास स्केल, जिसको हम कहते हैं म्यू, जो कि होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जो कार्बन एटम का मास है ना, उसका जो 12वां हिस्सा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। To indicate the mass of atomic particle instead of kilogram, unified mass scale mu, ठीक है जी, is generally used. By definition 1U is exactly 1/12 the mass of carbon atom, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं 1U या 1 AMU atomic mass unit is equal to 1.6606 multiplied 10⁻⁻27 kg। सही है, और ये तो mass में है ना, और by using Einstein mass energy equation कि आपको पता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ये एनर्जी रखता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, पेपर में पूछा जाता है, मार्क कर लें कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही, कैसे आई ये वैल्यू आपके माइंड में आ रहा होगा। देखिए क्या थी जी आपके पास आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc²। आप मास की यही वैल्यू लें 1.6606 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, मल्टीप्लाई कर दें 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ होल स्क्वायर। सही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ का होल स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16। जब आप इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा जाउल में। फिर आपने उसको डिवाइड करना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से। सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा EV में। फिर आप जो है ना मेगा बनाने के लिए 10⁻6 बनाने के लिए आप उसे डिवाइड कर देंगे 10⁻6 से, तो तब ये वैल्यू आती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, जो बच्चा कहता है कि सर इस पे एक अलग से लेक्चर बना दें, ठीक है, तो मैं आपको अलग से जो है इसका लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। डेरिवेशन मैंने मे बी ऑलरेडी की भी हो किसी सेकंड ईयर की वीडियो में, ठीक है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा।
इन दिस यूनिट द मास ऑफ प्रोटॉन इज, अब कहता है हमने कौन सा यूनिट यूज़ करना है, यू जो मैंने कहा है, म्यू कह दें, यू कह दें, ठीक है। तो इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास स्केल। तो अब इसमें जो आपके पास प्रोटॉन के मास की वैल्यू है वो है 1.00726 यू, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास मैंने कहा था थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, तो देखिए यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये 1.00726 है, ये 1.008665 है, देखें ना थोड़ा सा ज़्यादा है, सही। लेकिन कंपेयरेबल है, दोनों 1 है, तो इसलिए हम बराबर ही लेते हैं। तो ये सारे ना पेपर में MCQs आते हैं। तो न्यूट्रॉन का मास कितना है जी, 1.008665 यू, वाइल दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बेटा हमारे पास मास कितना है 0.00055 यू, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। अगर हम बात करें केजी में, किलोग्राम में, तो 1836 गुना जो मास है वो कम है इलेक्ट्रॉन का एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक। ये बात भी आपने याद रखनी है, आपने पढ़ा हुआ भी है बेसिक लेवल पे। फॉर अ पर्टिकुलर एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन, न्यूक्लियाई आर फाउंड टू कंटेन डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी। अब जो कहता है कि अगर हम बात करें ना कार्बन की, तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स हैं कार्बन के, सही है। तो इसका मतलब आइसोटोप्स जो हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से बन रहे हैं। ऑल थॉट दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है। कैसे, ज़रा इस डायग्राम को देखें, ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा ऑब्जर्व करें कि इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है जी। ये जो गोल्डन वाले हैं ये प्रोटॉन है, दूसरे जो वो न्यूट्रॉन है, सही है। तो अब इसमें भी देखें, जो गोल्डन है आपके पास वो कितने हैं, गोल्डन आपके पास 6 प्रोटॉन है। इधर भी देखें गोल्डन कितने हैं, 6, काउंट कर लें, ठीक है। यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इधर काउंट करें 1 2 3, फिर आगे देखें कहाँ गया जी कर्सर, 4 5 6, फिर इधर देखें 1 2 3 4 5 6, गोल्डन वाले मैं कह रहा हूँ, गोल्डन वाले क्या है प्रोटॉन, इधर भी 6 प्रोटॉन, इधर भी 6 प्रोटॉन, इधर भी 6 प्रोटॉन, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, चेंज। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें मैंने ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है, कितने हैं 6, यहाँ पर देखें कितने हैं 7, यहाँ पर देखें बेटा कितने हैं 8, इसमें 6 जो है न्यूट्रॉन, इसमें 7, इसमें 8। तो न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से आइसोटोप्स बनते हैं। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर चार्ज नंबर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो चेंज हो रहा है। मास नंबर क्यों चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स, सही है। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स लिखे हुए हैं जी। फॉर एग्जांपल कार्बन न्यूक्लियाई ऑलवेज हैव 6 प्रोटॉन, ठीक है जी। अब मैंने आपको दिखाया कि C12 13 14 में 6 प्रोटॉन है, बट दे हैव 6 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स। अब जो 12 वाला था उसमें 6 क्या थे आपके पास न्यूट्रॉन, 13 वाले में 7 थे, 14 वाले में 8 न्यूट्रॉन थे। तो ये डेफिनेशन आ रही है जी आइसोटोप्स की, मार्क कर ले, न्यूक्लियाई दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है जी। तो वो न्यूक्लियाई जिनमें आपके पास प्रोटॉन सेम है, एक जैसे हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। Isotopes of carbon are C612, C613 and C614. Amongst them C612 and C613 are stable. अच्छा, ये जो दो आइसोटोप्स हैं ना C612 और C613, ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं, पेपर में MCQs आ जाता है। बट C614 इज अनस्टेबल एंड डिके इनटू नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द एमिशन ऑफ बीटा एंड न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये तो खैर वैसे मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बीटा जो है वो बीटा प्लस और बीटा माइनस पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक, तो वहाँ पर बीटा को हमने डिटेल में पढ़ना है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इस इक्वेशन से। देखें तो ये देखें भाई, ये जो कार्बन 14 न्यूक्लियस है ना, ये कार्बन 14 का जो न्यूक्लियस है ये हमारे पास अनस्टेबल है। वजह क्या है कि इसमें 8 न्यूट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं। अब ये चाहता है कि स्टेबल होने के लिए इसके प्रोटॉन ज़्यादा हों, तो जो न्यूट्रॉन है ना वो प्रोटॉन में चेंज होगा। अब देखें फिज़िक्स में जब हम चार्जेस को पढ़ते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलके न्यूट्रल चार्जेस बनते हैं। या लेट से आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, -5 कूलम नेगेटिव चार्ज है, तो तब आपके पास न्यूट्रल चार्ज 0 कूलम आएगा। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है वो
एक तरह से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों का कम्बिनेशन है, ऐसे समझें आप। अब देखें यहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रॉन अपनी शनाख्त चेंज करेगा प्रोटॉन में। तो भाई ये खाली न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो नहीं बन सकता, साथ इलेक्ट्रॉन भी आएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बीटा पार्टिकल। प्लस एक और पार्टिकल रिलीज होता है एंटी न्यूट्रिनो। अब देखें जो कार्बन 14 था ना, ये अनस्टेबल था। इसमें इस वक्त कितने थे जी, 8 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, ठीक है। अब न्यूट्रॉन चेंज हुआ प्रोटॉन में, प्लस बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर जो चार्ज नंबर था वो एक इंक्रीज कर गया। जो आपके पास न्यूट्रॉन था उस पर तो कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जो प्रोटॉन है उस पर तो चार्ज होता है। तो जो आपका चार्ज नंबर है, ठीक है, वो पहले कितना था आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, अब वो नाइट्रोजन के केस में 714 हो गया। तो ये एक स्टेबल आपके पास जो है ना आइसोटोप बन गया नाइट्रोजन का। पहले ये अनस्टेबल आइसोटोप था कार्बन का। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, जिसमें आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, प्लस एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव बीटा डिके। सही है। तो लेकिन मैं इस बीटा डिके को, पॉजिटिव और नेगेटिव बीटा डिके को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब आपका रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक आएगा। तो घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी बेटे का, किसी बेटी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बेटा ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।